नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 11 दिसंबर की जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अक्सर लोगों को एक परेशानी का कारण बना रहता है कि सर, हमने कोर्ट में अपना आवेदन लगाने में देरी कर दी, हमने कोर्ट में अपील डालने में देरी कर दी, या फिर हमें एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी थी, हमें कोई रिलीफ कोर्ट से मांगना था, पर जानकारी के अभाव में या फिर अगर हमें किसी ने गलत गाइड कर दिया तो इसी कारण से हमें वहां पर देरी हो गई। तो क्या कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत देरी हो जाने के बावजूद भी हम यहां पर अपना आवेदन स्वीकार करा पाए? अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में बात करूंगा जहां पर अगर आप किसी चीज में देरी कर चुके हैं तो आप एक सफिशिएंट कोर्स दिखाकर उस आवेदन के तहत आज भी अपनी एप्लीकेशन, अपील या आवेदन को कोर्ट में स्वीकार करा पाएंगे। इसके अलावा एक समय सीमा की बेसिक जानकारी भी आपको दूंगा कि किस प्रकार के केसेस में कितनी समय सीमा होती है। तीसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट पास की है जहां पर यह बताया है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पर समय सीमा नहीं बताई गई तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होगा, कंप्लीट A to Z जानकारी आज की इस सिंगल वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप लोग मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उस कानून के बारे में, उस प्रावधान के बारे में जो आपको समय सीमा के बाहर जाने के बावजूद भी कोर्ट के अंदर अपनी अपील, अपना आवेदन डालने की अनुमति देता है। देखिए, हम सभी लोगों के लिए एक समय सीमा को बाध्य करने के लिए एक्ट बनाया गया है जिसे लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जाता है। अब दोस्तों, इसी एक्ट के अंदर आपको वो समय सीमा बताई गई है जो आपके केस से निर्धारित होती है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपके केस में, आपकी स्थिति में कितनी समय सीमा होगी वो इसके अंदर आप जाकर पता कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, कई बार लोग जब जानकारी के अभाव में या फिर उनको कोई वकील साहब अगर गलत जानकारी दे देते हैं, या फिर जानकारी तो सही दी जाती है पर वो उन्हें समझने में गलती कर देते हैं, तो इसी कारणवश वो समय सीमा को पार कर देते हैं, समय सीमा से बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखें, वहां पर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बारे में जानकारी दी गई। यानी कि इस प्रतिकूल सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, इस पर्टिकुलर प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए आप समय सीमा बाध्य को पार करने के बावजूद भी अपना आवेदन कोर्ट में स्वीकार करा पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार यह कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेक्शन 5 इस बारे में बात करता है, जो बात करता है कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड था केसेस के अंदर, जो समय सीमा थी, उसको कैसे एक्सटेंड कराया जा सकता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर कोई अपील है या एप्लीकेशन है जिसको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाहर कर दिया गया, मतलब समय सीमा आप पार कर चुके हैं, इसके बावजूद उसको एडमिट किया जा सकता है। देखिए, यहां पर लिखा गया है मे बी एडमिटेड। कब? जब वहां पर जो अपीलियंट है या एप्लीकेंट है, यानी कि जो आवेदन कर रहा है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने में सक्षम हो जाता है सफिशिएंट कोर्स के कारण। अब यहां पर आपको वर्ड दिखा है सफिशिएंट कोर्स, यानी कि आपके पास सफिशिएंट कारण होना अनिवार्य है। इसके बिना आप वहां पर डिले होने के बावजूद भी अपना आवेदन कोर्ट में स्वीकार नहीं करा पाएंगे। अब सफिशिएंट कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, यह बड़ा क्वेश्चन है। यह मैं वीडियो में आगे आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना दोस्तों। अब दोस्तों, सफिशिएंट कोर्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टाइमलाइंस पता होनी जरूरी है, यानी कि कितनी समय सीमा होती है किस केस में, यह थोड़ी सी जानकारी आपको होनी जरूरी है। एक बार मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको ऊपरी ऊपरी तौर से समझा दूं कि आखिरकार किस केस में कितनी समय सीमा बताई जाती है।
ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर, यहां पर देखिए बताया गया है कि आपको 3 साल का समय सीमा दी जाती है। किस कंडीशन में? जब एक केस डाला जाना है किसी अकाउंट से संबंधित, किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति को लेकर, या फिर किसी लॉ सूट को आप डाल रहे हैं रिकवरी को जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह बात करता है 12 साल की समय सीमा। कब? जब आप अचल संपत्ति से अपना कब्जा खाली कराना चाहते हैं, या फिर अगर एक मोर्टगेज संपत्ति यानी कि जो गिरवी रखी जाती है उससे संबंधित केस को फाइल करने के लिए 30 सालों की समय सीमा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर एक ऐसा केस है जो टॉर्ट से संबंधित है यानी कि सिविल रॉन्ग के बारे में बात करता है, तो वहां पर कंपनसेशन पाने के लिए 3 सालों की समय सीमा है। इसके अलावा अगर आप कोई अपील डालना चाहते हैं सीआरपीसी या सीपीसी के तहत, तो कोर्ट टू कोर्ट यह चीज निर्भर करती है, जिसके अंदर 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक की समय सीमा का प्रावधान दिया गया है। यह सभी समय सीमा कहां डिस्क्राइब है? हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर जो मैंने समय सीमा बताई इसको आप लांग देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो आप सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाएंगे और एक सफिशिएंट कारण को देंगे कि हम इस कारण से समय सीमा के भीतर रहते आवेदन नहीं कर पाए। अब वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो वैलिड माने जाएंगे, वो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको मैंने कुछ ग्राउंड्स बताए हैं जहां पर सफिशिएंट कोज माना जाएगा आपके लेट होने के बावजूद। देखिएगा, पहला कारण कहता है सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लॉ, यानी कि कानून में कोई बदलाव आ गया, आपको उसकी जानकारी नहीं थी और उसी वजह से यहां पर आपने डिले कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है इलनेस ऑफ द पार्टी, यानी कि जो पार्टी है जो डिले हो चुकी है, लेट हो चुकी है, वो काफी बीमार थी। पर ध्यान दीजिएगा, जो बीमारी आप बता रहे हैं वो कितनी सीरियस है ये भी पॉइंट देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट बताता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी, यानी कि किसी कारणवश पार्टी जेल में चली गई, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो भी वैलिड रीजन माना जाता है डिले होने का। दूसरा पॉइंट आता है हमारा आगे पर्दानशी वुमेन, यानी कि जो पर्दानशी वुमेन होती हैं उनको अनुमति नहीं होती इस तरीके से घर से बाहर जाने की या सोसाइटी से बाहर जाने की, वो भी वैलिड डिले दिखा सकती हैं। या फिर जिन माइनॉरिटीज ग्रुप के पास इनसफिशिएंट फंड था, प्रॉपर पैसा नहीं था, वो अगर डिले हो जाते हैं पैसे को अरेंज करने में, वो भी सफिशिएंट कारण है। पॉवर्टी, गरीबी भी एक कारण हो सकता है। या फिर अगर एक पार्टी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलने में देरी हो रही है, तो अपनी जेब से तो खर्चा करेंगे नहीं, तो डिले दिखाकर कि हमें इंसेंटिव नहीं मिल रहे थे, यहां पर डिले होने के बावजूद केस एक्सेप्ट करा सकते हैं। या फिर यहां पर कोई रिट पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी ऑलरेडी, जिसका निपटारा नहीं हुआ था, जिसके चलते केस में डिले हो रहा था, यह भी वैलिड कारण है। या फिर पार्टी इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है। इसके अलावा कुछ और ग्राउंड है, जैसे कि किसी कोर्ट की वजह से यहां पर देरी हो गई, किसी एडवोकेट ने गलत गाइड कर दिया उसकी वजह से डिले हो गया। ये कुछ सफिशिएंट कारण बताए जाते हैं जब यहां पर आप डिले होने के बावजूद, लेट होने के बावजूद भी अपना केस कोर्ट में एक्सेप्ट करा पाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पहली जजमेंट है वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। देखिएगा, केस टाइटल था हमारा यहां पर रामलाल मोतीलाल एंड छोटालाल वर्सेस रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड। यहां पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यानी कि कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में बताया गया, जो मैंने अभी आपको जानकारी भी। देखिएगा, इसका पहला पॉइंट कहता है कि जो पीरियड डिस्क्राइब किया गया लिमिटेशन एक्ट के अंदर, अगर उससे बाहर आप हो जाते हैं, वो पीरियड एक्सपायर कर जाता है, तो यहां पर जिस पार्टी के पक्ष में केस की डिक्री आई है, यानी कि जिसके पक्ष में केस का फैसला आया है, उसी के फेवर में फैसला माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जो केस का फैसला है, जो केस की डिक्री है, उसको ट्रीट किया जाएगा और दोनों पार्टी के ऊपर उसे बाउंड माना जाएगा। हां, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर एक सफिशिएंट डिले का कारण दिखा देती है पार्टी कि इसी कारण से मैं अपील करने में देर हो गई, कैसे दिखाएगी? सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले लगाकर। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर आ जाएगी कि हां, जो वो डिले का जेन्युइन कारण बता रही है, क्या वो जो सफिशिएंट कॉज वहां पर बता रही है, उसे कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं होता। अगर कोर्ट उससे संतुष्ट होता है तो उसका आवेदन, उसकी अपील वहां पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यह चीज सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में बात करता है। यह आ गई दोस्तों हमारी पहली जजमेंट। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो इसी टॉपिक के बारे में बात करती है, एक बार आप डिस्प्ले पर यहां भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है और आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा, कुंवर राजेंद्र सिंह वर्सेस राय राजेश्वर बाली एंड अदर्स। यहां पर जो हमारी जुडिशियल कमेटी थी, उन्होंने ये चीज हाईलाइट की, पॉइंट आउट की कि अगर एक पार्टी यहां पर किसी कारणवश गलत एडवाइस अपने लीगल एडवाइजर से लेने की वजह से डिले कर गई, तो यहां पर उस पार्टी की गलती नहीं मानी जाएगी, उसको उस नेग्लिजेंस के अंदर दोषी नहीं माना जाएगा और उसको अलाउड करा जाएगा, उसको परमिट किया जाएगा कि वो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके
कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के तहत अपनी अपील, अपना आवेदन आज भी कोर्ट में स्वीकार करा पाए। यह चीज भी आप लोगों के लिए एक ग्राउंड और बनता है। अगर आप किसी आवेदन को समय सीमा के बाहर करा चुके हैं तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से एक वैलिड रीजन दिखाकर अपना केस आज भी, अपनी अपील आज भी, अपना आवेदन आज भी स्वीकार करा पाएंगे। अब यह मैंने आपको जानकारी दी इस टॉपिक के बारे में। नाउ इससे संबंधित 11 दिसंबर को एक बेहद बड़ी जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि मात्र 8 दिन पुरानी जजमेंट। वहां पर उन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है जहां पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो क्या वहां भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाया जाएगा, या फिर अगर समय सीमा निर्धारित नहीं है तो क्या पार्टी कभी भी उठकर केस डाल सकती है, कभी भी उठकर अपील डाल सकती है, कभी भी उठकर आवेदन कर सकती है। अब देखिएगा, पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यह केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर हमारा केस टाइटल है यहां पर एमएस नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल लिमिटेड इंडस्ट्रीज, और जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस एमएस अशोक पेपर मिल असम लिमिटेड, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 2669 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है 11 दिसंबर साल 2023, यानी कि मात्र 8 दिन पुरानी जजमेंट है। अब मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन दी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई भी समय सीमा यहां पर नहीं प्रोवाइड कराई गई, जिसके अंदर आपको कोई समय सीमा ही नहीं दी गई कानून में कि कितने समय में आप कोई अपील डाल सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि समय सीमा नहीं है तो कभी भी आप अपील डाल रहे हैं। जी नहीं, वो अपील तब भी रीजनेबल टाइम के अंदर ही डालनी पड़ेगी, और वो जो रीजनेबल टाइम है वो कितना होगा, वो हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करेगा, जो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर आ जाएगी कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। आगे देखिएगा, यहां पर यही कहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहां पर नहीं डिस्क्राइब है कोई अपील डालने में, कोई आवेदन डालने में कोर्ट के सामने, तो यहां पर यह प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल टाइम के तहत डिसाइड होगा। यानी कि यह बताया जाता है कि यहां पर यह हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देकर डिसाइड होगा, ना कि यह कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है कि सीधा आप अप्लाई करो कि इतना समय। जी नहीं, अगर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो ये पहली बात तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर आएगी कि कोर्ट को अगर लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट होगा, नहीं लगता तो नहीं होगा। दूसरी चीज, ये चीज डिसाइड होगी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कि कितने समय के भीतर वो अपील या आवेदन लगाया जा रहा है। अगर कोर्ट को लगता है जी नहीं, यहां पर कोई भी रीजनेबल डिले नहीं है, वैलिड टाइम है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज करके उस अपील या आवेदन को स्वीकार कर लेगी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि किस टाइप के केसेस में कितनी समय सीमा, मैंने ऊपरी तौर से आपको भी बता दिया। दूसरी चीज, अगर यहां पर कोई समय सीमा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान है, तो वहां पर क्या अप्लाई होगा। तीसरी चीज, अगर दोनों जगह आप डिले कर रहे हैं तो सेक्शन 5 लिमिटेशन है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या ग्राउंड्स अवेलेबल है वो एक एक मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट आज वीडियो में क्लियर कर दी। तो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट A to Z जानकारी विद लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के साथ क्लियर की है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।